Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. Today the topic of lecture is exercise questions of chapter 7. Chapter 7 is about fundamental principles of organic chemistry. हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज़ मेड बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखें जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence impart specific properties to organic compounds is called a functional group. फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। कोई भी एटम, कोई भी ऐसा एटम या फिर एटम्स का ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी की वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बिकॉज दे आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, केमिकली फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये आगे हम जाके डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो फंक्शनल पार्ट प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उनकी रिएक्टिविटी के अंदर। तो हमारे पास कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोक्सिल, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है OH। नेक्स्ट वन है ईथर। ईथर के अंदर COC लिंकेज मौजूद होता है। फॉर्माइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH मौजूद होता है। कार्बोनाइल के अंदर C डबल बॉन्ड OR। कार्बोक्सिल के अंदर C डबल बॉन्ड OOH। एस्टर्स के अंदर C डबल बॉन्ड OOR एंड द एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड OX। इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, ना इनके फार्मूलाज हैं और ना ही इनके कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली अगर हमारे पास शार्ट क्वेश्चन आता है तो हमारे पास ये आंसर काफ़ी है कि हम जस्ट फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन करें और इन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, हमने डिफ़ाइन करना है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद इन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है तो इनका फार्मूला के बाद इनकी क्लास ऑफ कंपाउंड और सबकी एक एक एग्जाम्पल। जैसे कि हाइड्रोक्सिल के केस में आप कहेंगे कि ये अल्कोहल फैमिली है या अल्कानोल क्लास ऑफ कंपाउंड है। उसके साथ हमारे पास इसकी एग्जांपल एथानोल है, मेथानोल है, इसी तरह से ईथर्स के अंदर। लेकिन ये सारी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री को पढ़ा था। आई थिंक लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर 7 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमने ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था, सबको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इनकी सबकी एग्जांपल्स, क्लास ऑफ कंपाउंड, सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप वो लेक्चर विजिट कर लें। वापस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफ़ाइन करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हैं। उसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, जब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन रिप्लेस हो जाए नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फ़र से, या फिर एज अ ब्रांच मौजूद हो कार्बन, तो वो हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, साइक्लोहेक्सेन, पिरिडीन, फ्यूरॉन एंड थायोफेन। वोलर के काम की इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली वोलर ने काम क्या किया था, वोलर ने एक पुरानी थ्योरी जो कि केमिस्ट्री के अंदर मौजूद थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसे रिजेक्ट किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सोर्स से प्रिपेयर नहीं कर सकते या लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि
वो कामयाब हो गया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? उसका नाम यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला है हमारे पास NH2CO, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन उसने यूरिया को कहाँ से सिंथेसाइज किया था? उसने यूरिया को अमोनियम सायानेट से सिंथेसाइज किया था। और अमोनियम सायानेट NH4CNO इसका फॉर्मूला है। और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे यूरिन ऑफ मैमल से एक्सट्रैक्ट किया गया था, और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर। फ्रेडरिक वॉलर ने आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। जब वो कामयाब हो गया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाने में, तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट गलत है। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक ओरिजिन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके काम का फ़ायदा क्या हुआ? जब वॉलर कामयाब हो गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहाँ पे उसने यूरिया को सिंथेसाइज किया अमोनियम सायानेट से, तो उसके बाद केमिस्ट्स ने इस पे काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया और एनालाइज किया, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ये इंपॉर्टेंस है वॉलर के काम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट तरह से पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है वाई वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे रिजेक्ट की गई, किसने इसे रिजेक्ट किया? ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किसने इसे रिजेक्ट किया, कैसे रिजेक्ट किया वाइटल फोर्स थ्योरी को। तो उसका आंसर भी इस पूरी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि फ्रेडरिक वॉलर ने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया, वो रीज़न यहाँ पे हमने डिस्कस की। क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। हमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है जो कि एक अल्केनिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें C4H10, जो कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है कि एक अल्केन है। इसके हमारे पास कौन से दो पॉसिबल आइसोमर्स हैं? हम आइसोमरिज्म का फिनोमेना पढ़ के आए हैं। वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि अल्केन के अंदर अगर हमारे पास जस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे अल्केन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और हमारे पास 4 कार्बन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है 4 कार्बन्स वाला, तो उसके दो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? सबसे पहले हम इन 4 कार्बन्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH2 CH2 CH3, 10 हाइड्रोजन्स और 4 कार्बन। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का नाम है N-ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है। इस तरह से हमने अरेंज किया तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बनी। लेकिन अगर हम 3 कार्बन को एक चेन के अंदर रखते हैं और चौथे कार्बन को एज अ ब्रांच यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो ये हमारे पास बनता है आइसोब्यूटेन। टोटल 4 कार्बन हैं, जिसमें 3 स्ट्रेट लाइन में मौजूद है और चौथा कार्बन ब्रांच के तौर पे मौजूद है। दिस इज़ द सेकंड आइसोमर ऑफ C4H10। दो आइसोमर्स हैं, N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इथीन एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इथीन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, क्यों? तो इंडस्ट्री के अंदर इथीन की इम्पोर्टेंस क्या है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इथीन को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग में, पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीथीन क्या है? एक प्लास्टिक मटेरियल है जिससे खिलौने बनाने के लिए, केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली पॉलीथीन की प्रिपरेशन जो है इक्वेशन की फॉर्म में कि कैसे हम इथीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस की इथीन से प्रिपरेशन कैसे होती है, ये रिएक्शन भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास ये, तो क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने जस्ट लिखना है कि कहाँ पे यूज़ होता है इथीन। थर्ड पॉइंट के अंदर इथीन स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे? लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर, लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल है जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जिसे हम गाड़ी के रेडिएटर में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो एंटी फ्रीज यूज़ होता है। इथाइल हैलाइड एंड द इथाइल अल्कोहल।
तो इन सारी चीज़ों को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने के लिए हम जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल, जो प्रीकर्सर यूज़ करते हैं, वो इथीन। लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास कि हम फ्रूट्स की राइपनिंग, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए भी इथीन को यूज़ करते हैं। इथीन गैस फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग भी इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी एक एक एग्जाम्पल दें। तो हम सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करते हैं। इन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होती है, उन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है, क्योंकि सिमिलर एटम से पूरी रिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल दें, लेकिन हम एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पेपर में भूल भी जाती हैं। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज साइक्लोपेंटेन। आप साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखी है मैंने, एक साइक्लोपेंटेन की, नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन की, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेंजीन की। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, ये एरोमेटिक हैं, ये एलिसाइक्लिक हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया तो हमने जस्ट डिफ़ाइन करना है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, और 1 से 2 एग्जांपल्स लिखनी है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स in which the ring consists of atoms of more than one kind, वो कंपाउंड जिनके अंदर रिंग एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। मींस रिंग का पार्ट एक से ज़्यादा तरह के एटम्स होते हैं। क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ हेट्रो एटम्स मौजूद होते हैं जो कि कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक बनाते हैं, और वो हेट्रो एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फ़र होते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूँ। द पिरिडीन इज़ अ हेट्रोसाइकिल इन विच नाइट्रोजन इज़ अ हेट्रो एटम। थायोफीन एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सल्फ़र हेट्रो एटम के तौर पे मौजूद है। फ्यूरॉन के अंदर ऑक्सीजन हेट्रो एटम के तौर पे मौजूद है। ये तो है हमारे पास, अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो हम इतना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है जनाब? आपने प्रीवियस लेक्चर देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहाँ पे मैंने होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की मज़ीद क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की फॉर्म में। फिर एरोमेटिक की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, फ्यूज्ड और आइसोलेटेड, और उनके साथ एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमने टोटल डिटेल लिखनी है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को लिखना है, उनकी एग्जांपल्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मींस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है। तो इसके अंदर आपने डिस्कशन किस बारे में करनी है? फॉसल फ्यूल्स के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो फॉसल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के डिके से बनते हैं। और हमारे पास कंक्लूसिवली आता क्या है? पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर्स हैं जहाँ से हम ऑर्गेनिक, क्योंकि ये ख़ुद भी हाइड्रोकार्बन्स है, और यहाँ से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोल को हीट करते हैं, मीन्स उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमारे पास कोक, कोल गैस और कोल तार बनता है। फिर कोल तार की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन जनरली एक्चुअली होता क्या है कि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस सारे के सारे खुद हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आप इसके लिए सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकंड लेक्चर है इसी चैप्टर का, वो विज़िट कर लें। वहाँ पे पेट्रोलियम की, कोल की और नेचुरल गैस की सारी डिटेल दी गई है कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके बाद इनकी यूटिलाइजेशन क्या होती है। तो
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पेट्रोलियम की रिफॉर्मिंग करते क्यों है। एक्चुअली हमारे पास कुछ क्रूड ऑयल, कुछ पेट्रोलियम ऐसी फॉर्म में होता है जिसकी क्वालिटी लो होती है, और लो क्वालिटी फ्यूल को इस्तेमाल करना एक तो नॉइस पोल्यूशन काज करता है, दूसरा इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम की लो क्वालिटी को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसे रिफॉर्मिंग कहते हैं। मीन्स यू आर गोइंग टू अचीव द हाई क्वालिटी फ्यूल। आप हाई क्वालिटी फ्यूल हासिल करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी पेट्रोलियम, तो उसके लिए आप रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करेंगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके ऊपर भी पूरा लेक्चर मौजूद है कि रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों रिफॉर्मिंग को परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो पहला प्रोसेस है रिफॉर्मिंग, इसे हम डिफ़ाइन करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रॉड चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपने करना क्या होता है, आपके पास जो पेट्रोलियम ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन की एफिशिएंसी कम कर रहा है, एक्चुअली वो लो क्वालिटी का पेट्रोलियम है। अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। तो हम उन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को उस लो क्वालिटी पेट्रोलियम को ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, उसे हम हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट्स। तो वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ब्रॉड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रहता क्या है, रिएक्टेड के अंदर भी पेट्रोलियम ही होता है और प्रोडक्ट के अंदर भी पेट्रोलियम ही होता है। ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेट चेन 8 कार्बन्स पे मुश्तमिल एक कार्बन चेन है, इसे हम एन ऑक्टेन कहते हैं। ये हमारे पास लो क्वालिटी का फ्यूल है, इसे हम हीट करते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 3 ब्रांचेस मौजूद हैं। मीन्स आपके पास ब्रॉड चेन हाइड्रोकार्बन्स बन गए हैं। ये हमारे पास रिफॉर्मिंग का पहला प्रोसेस है। अगर हम सेकंड प्रोसेस देखें तो TEL का एडिशन है, टेट्राइथाइल लेड को अगर हम लो क्वालिटी फ्यूल के अंदर ऐड करते हैं तो वो हाई क्वालिटी फ्यूल, मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। लेकिन क्या बेनिफिट्स हैं किस प्रोसीजर के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें और रिफॉर्मिंग का पूरा प्रोसीजर जानने के लिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसे अटेम्प्ट करने के लिए रिफॉर्मिंग पे पूरा लेक्चर मौजूद है, वो आप विज़िट कर लें। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है कि एक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाए, सेकेंडली आपको पता हो कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या क्या है, टू द पॉइंट कुछ पॉइंट्स क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड, गिव सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उन्हें स्टडी करना इंडिविजुअली बहुत मुश्किल था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया कुछ क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन, वो है क्लासिफिकेशन इनटू ओपन चेन एंड द साइक्लिक कंपाउंड्स। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था इनिशियली, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन की मज़ीद 2 ब्रांचेज़ हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रॉड चेन। इसी तरह से साइक्लिक की मज़ीद 2 ब्रांचेज़ हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की मज़ीद ब्रांचेज़ हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ये तो है कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। ये जो एक फ़्लो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासीफाइड, तो आप ये चार्ट ड्रॉ कर दें, इट विल बी एनफ फॉर योर आंसर। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है और इनकी सूटेबल एग्जांपल्स दें, तो ये जनाब क्लासिफिकेशन का तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये क्लासिफिकेशन दी गई है, आप इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन उसके बाद आप ओपन चेन को डिफ़ाइन करेंगे, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन को, ब्रॉड चेन को, इनकी एग्जांपल्स लिखेंगे अलग अलग। साइक्लिक को डिफ़ाइन करेंगे, होमोसाइक्लिक को डिफ़ाइन करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक को डिफ़ाइन करेंगे, उनकी एग्जांपल्स लिखेंगे। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को डिफ़ाइन करेंगे, उनकी एग्जांपल्स लिखेंगे। तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे पूरा एक वीडियो लेक्चर मौजूद है।
इसी चैनल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग क्यों की जाती है? एक्चुअली हमारे पास ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ। अगर तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पहले ये बताना है कि क्रैकिंग की नीड क्या है, क्योंकि शॉर्ट नोट दिया हुआ है और शॉर्ट नोट हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो आपने बताना है कि क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि गैसोलीन की हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो हमारी डिज़ायर डिमांड को पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से हमें गैसोलीन की ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, लाइक कैरोसिन ऑयल, और उनकी डिमांड लो होती है, हम उन्हें क्रैक करके कन्वर्ट कर देते हैं वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जो कि ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जैसे कि गैसोलीन। उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये हमारे पास क्रैकिंग है, लेकिन हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों थी? गैसोलीन की हाई डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। ये तो अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप नीड ऑफ क्रैकिंग लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप्स, उनकी डिटेल, प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। इसके लिए क्रैकिंग का पूरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, वो विज़िट करें। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने जस्ट ये डेफिनेशन लिखनी है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो आपने डिफ़ाइन करना है कि क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स having high boiling points into a variety of lower hydrocarbons which are more volatile and low boiling। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि आपके पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसे आपने स्प्लिट किया और उसे कन्वर्ट किया लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर, जैसे कि C16H34 है। इसे हीट करते हैं अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास गैसोलीन बनती है C7H16। उसके साथ बाय प्रोडक्ट बनती है इथीन एंड प्रोपीन, मीन्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ भी पता चलती है अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन, ये एक इक्वेशन और उसके बाद टाइप्स के नाम लिखेंगे, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक एंड स्टीम क्रैकिंग। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने क्रैकिंग का प्रोसेस भी लिखना है, वो प्रोसेस जिसमें लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसके नतीजे में स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो अल्केन्स भी हो सकती हैं और अल्कीन्स भी हो सकती हैं, जैसा कि इस इक्वेशन के अंदर दिखाया गया है प्रोडक्ट्स। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स विज़िट करने होंगे और आप अपने क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और आई थिंक सो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी अभी रहते हैं। तो उसके लिए हाँ, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें जो कि इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।